Okay, चलो. Good afternoon, all of you. So last time हमने जो next नया chapter start किया था, that is about the mechanical properties of the fluids. Right? तो इस chapter के अंदर हमने the pressure और density के कुछ properties देखे थे. So when the two liquids are mixed, what happens to the density and how to find out the effective density of a mixture. तो वो हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था. और प्रेशर का जो कंसेप्ट है वो जस्ट उसका इंट्रोडक्शन देखा था. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है और उनके वो कैसे निकाला जाता है, तो वो हमने देखा था. अभी हम चलते हैं उसी सेक्शन में और ज़्यादा थोड़ा डिटेल में, जिसके अंदर अभी हमको समझना होगा कि एक्चुअली हाउ द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर can be applied in the different situations in which the some changes takes place. ठीक है. तो जैसे कि कभी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेशर कैसे निकाला जा सकता है, या अगर सपोज लिक्विड का मिक्सचर है तो मिक्सचर ऑफ लिक्विड के द्वारा एग्जर्ट किया हुआ प्रेशर कैसे निकाला जा सकता है. तो वो थोड़ा सा सभी जो चीजें हैं वो हम फटाफट एक बार डिस्कस करेंगे. यस. ओके. सो बेसिकली हमने कल देखा था कि कोई भी एक कंटेनर अगर हमारे पास है तो उस कंटेनर की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है तो वो इस फॉर्मूला से दिया जाता है. सपोज सम लिक्विड इज फिल्ड इन दिस कंटेनर up to the height h, suppose, and the density of this liquid inside the container is rho. Okay, then the formula for the pressure exerted by the liquid alone is rho g h. Correct है? Or we can call it as h rho g. It's okay. एंड बेसिकली ये जो प्रेशर है इसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो लिक्विड के द्वारा, लिक्विड कॉलम के द्वारा जो एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर होता है तो उसको हम गेज प्रेशर बोला करते हैं. ओके, बिकॉज कोई भी लिक्विड का जो सरफेस है, इस सरफेस पे कोई भी प्रेशर एक्ट हो ना हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा ही एक्ट हो रहा होता है, जो कि हमने कल भी देखा था ऑलरेडी. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय PA and it is uniform, it's constant at all the points on the atmosphere of the earth. तो अर्थ के सरफेस पे कहीं भी जाओ, एटमॉस्फेयर जो है प्रेशर थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली सपोज टू बी कांस्टेंट. एंड along with that the absolute pressure can be obtained to be actually equal to the atmospheric pressure plus the gauge pressure, which is rho g h here. And this is the expression for the absolute pressure at any point on the bottom of the liquid. Okay. और बॉटम बॉटम ना भी हो तो भी अगर सपोज कोई बीच वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे भी अगर हम सपोज प्रेशर निकालना चाहते हैं तो इस पॉइंट का जो हाइट होता है ऊपर से तो वो हमको कंसिडर करना पड़ता है. बराबर. तो इन दिस वे यू हैव टू कंसिडर द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट. जो भी पॉइंट हमको कंसिडर करना है तो उसके ऊपर वाला जो लिक्विड का कॉलम है उसका हाइट कितना है वो यहाँ पे मैटर करेगा. तो उससे हमको उस पॉइंट का प्रेशर मिल जाएगा आराम से. यस. अभी अगर मान लो कि एक दूसरा कंटेनर है, अभी इस कंटेनर के अंदर सपोज दो लिक्विड्स है. ओके. ये सपोज यहाँ पे मान लो कि ऑयल है जिसका डेंसिटी थोड़ा कम है, और इस तरफ फिर वाटर है जिसका डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है. देखो ठीक से, these are the two liquids which are mixed with each other in this region. तो इसके ऊपर जो है वो H1 इतने हाइट तक ऑयल है, और यहाँ से नीचे H2 इतने हाइट तक सपोज वाटर है. या in general we can consider any two liquids, not only oil and water, but we can consider in general
the liquid of density rho1 is filled up to the height h1 and the liquid of density rho2 is filled up to the height h2 and suppose that we want to find out the pressure at this point here. यहाँ पे बॉटम पे जो प्रेशर है वो निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, कौन बताएगा? Yes, it will be rho1 into GH1 plus rho2 into GH2. समझा कैसे? क्योंकि दोनों लिक्विड्स का जो कंबाइंड प्रेशर है वो हमको निकालना होगा जिसमें डेंसिटी भी अलग अलग है और हाइट भी अलग अलग है, बिल्कुल। और अगर सपोज हमको यहाँ का प्रेशर निकालना है, ये जो पॉइंट बीच में दिख रहा है नहीं यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे अगर प्रेशर निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको चाहिए तो हम पॉइंट ए, इसको चाहिए तो ए बोल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो है प्रेशर ए बन जाएगा, ठीक है। अभी पी ए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, और ये पॉइंट जो है उसको हम बी बोल देंगे, तो ये पीबी बन जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दिस पीबी? इट विल बी सिंपली ρ1 into g into h1। उसके ऊपर का जो लिक्विड का कॉलम है वही हमको कंसीडर करना है, बिल्कुल। और अगर यहाँ पे बीच वाले किसी भी पॉइंट पे अगर हमको प्रेशर चाहिए, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया जिसको सी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर का जो इस लिक्विड का हाइट है तो वो हमको मेजर करना पड़ेगा। अगर वो हमने मान लिया h3 है तो ये h3 हाइट में ρ2 लिक्विड, ρ2 इतने डेंसिटी वाला लिक्विड भरा हुआ है, और ऊपर उसके ऊपर जो है h1 हाइट तक ρ1 इतने डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है, नो प्रॉब्लम। then we can get the pressure at C to be simply equal to rho, यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, 1 ना, हाँ ठीक है। तो रो, अच्छा नीचे कौन सा है यहाँ पे, पहले ρ2 into G into h3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा ρ1 G into h1। समझा क्या से? So in this way we can find out the pressure at any point in such a mixture of liquids। अगर 3 या 4 लिक्विड्स भी अगर मिक्स किए हुए हो तभी भी चलेगा, तभी भी वही करना है, कंसेप्ट वही है। सपोज यहाँ से यहाँ तक एक लिक्विड है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा लिक्विड है, यहाँ से यहाँ तक तीसरा लिक्विड है, और इन सभी लिक्विड्स को अगर सपोज हमने इस तरह से, उनका डेंसिटी अलग अलग है, तो देखो यहाँ पे प्रेशर जो है, यहाँ पे ए पॉइंट है सपोज, तो ए पॉइंट का प्रेशर निकालने के लिए पूरा हाइट कंसिडर करना पड़ेगा। उसमें इस हाइट तक ये ρ1 डेंसिटी वाला लिक्विड आएगा तो उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस हाइट तक ρ2 डेंसिटी वाला दूसरा लिक्विड रहेगा, और इस हाइट में ρ3 डेंसिटी वाला तीसरा टाइप का लिक्विड रहेगा। तो इन तीनों का जो प्रेशर है वो हमको ऐड करना होगा, जिससे हमको टोटल प्रेशर मिलेगा। यहाँ पे प्रेशर निकालने के लिए सिर्फ इन दोनों का ही ऐड करना होगा बस, और यहाँ पे प्रेशर निकालने के लिए सिर्फ इसके ऊपर का ही ऐड करना होगा बस। तो कहीं भी हमको प्रेशर निकालना हो तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके ऊपर का जो लिक्विड कॉलम होता है ना, तो वो हमको यहाँ पे ऐड, उसका प्रेशर जो है वो ऐड करना होता है याद से, ठीक है। यस, ओके। बट अभी सपोज अगर ऐसा है कि उसमें अगर मान लो कि डेंसिटी जो है ना, तो डेंसिटी अगर बहुत स्मूथली चेंज हो रहा है, सपोज डेंसिटी इज चेंजिंग वेरी स्लाइटली, तो मान लो एक कंटेनर है और यहाँ पे उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होता जाता है। यहाँ पे सपोज वो बहुत कम है और यहाँ पे सपोज बढ़ता जा रहा है, एंड डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज ग्रेजुअली। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, जरूर हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। द प्रेशर एट दिस पॉइंट P1 suppose and pressure at this point P2 if we assume it as here, then we can resolve this, or we can divide this whole container, liquid in this container can be resolved into large number of small elements, each of thickness dy, okay। dy thickness का एलिमेंट में हम इसको रिजॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, और एक एलिमेंट जो है वो कंसिडर करेंगे। तो उसमें जो प्रेशर है, तो इस कॉलम का जो प्रेशर है वो कितना रहेगा,
तो वो हम देख सकते हैं, यही फॉर्मूला हमको यूज करना है. So we can use the formula and this we can get that dp, that is the small difference in pressure in the top and bottom surface of this element only, is going to be actually equal to rho, which can be considered to be constant at this point here, okay, into g into dy, where dy is going to be the height of this column, this small column, okay. And then this equation has to be integrated, तो इसको हमको integrate करना होगा, and then we can get this integration of rho g dy from P1 to P2 so as to get the final expression for the pressure. करेक्ट है? सॉरी, यहाँ पे फिर ये जो है ये P1 से P2 इंटीग्रेट होगा, और यहाँ पे y जो है, y का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है. एंड y जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है यहाँ पे, y, तो इसलिए फिर या h, कैपिटल H हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है. तो वी विल हैव टू, अच्छा लेकिन हमको यहाँ से ऊपर से उसको हाइट में काउंट करना है, तो वी विल हैव टू फाइंड इट एज फ्रॉम h to 0 so that we can get this equation as P2. अब देखो dp का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बताओ. Integration of dp will actually become p, and that is from P1 to P2, which is going to be actually equal to integration of rho g dy from h to 0, so that we can get this as P2 minus P1 is equal to नहीं, ये हमको h जो है ना, इसका हाइट भले h है, लेकिन हमको इसको ऊपर से काउंट करना होता है, इसलिए हमको इसको ऊपर 0 डालना पड़ेगा और नीचे h. ऊपर से हम मेजर करते हैं ना हाइट, तो यहाँ पे जब रहेंगे हम, तो यहाँ पे 0 हाइट मेजर किया जाएगा ऊपर से. जैसे जैसे नीचे नीचे जा रहे हो वैसे वैसे ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है तो वो हमको कंसिडर करना होगा y करके, और फिर उसके हिसाब से फिर लास्ट उसका वैल्यू क्या बनेगा, h बन जाएगा. तो फुल हाइट उसका जो कॉलम का है वो h बनेगा, तो इसलिए फिर यहाँ पे 0 to h ये इंटीग्रेशन में आएगा. करेक्ट है? जिसको लेके नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं आराम से, that is P2 minus P1 is equal to g, चलो कांस्टेंट है, it can be taken out, so g into integration of rho into dy. Here rho has to be expressed in terms of y. If suppose rho is given to be 2 plus 3y square like this, so in that case we can put this equation of rho in terms of y here and just find out this integration from 0 to capital H. Remember, तो ये इंटीग्रेशन जो है वो 0 से कैपिटल H तक हमको कैरी आउट करना पड़ेगा, जिससे ही हमको ये टोटल प्रेशर मिल जाएगा आराम से. ओके, so this is the expression for the pressure in case when the density is variable, remember. And sometimes gravity is variable, okay, density is constant but gravity suppose is variable, so in that case gravity will be left inside and density will be taken out, no problem. So accordingly जो constant है तो उसको हमको बाहर निकलना है, और जो वेरिएबल है तो उसको हमको अंदर रखना है. उसमें भी ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द हाइट फ्रॉम द टॉप, ठीक है. और लेकिन ये जो है वो सिर्फ एयर के बारे में वो हम कंसिडर कर सकते हैं, एयर, क्योंकि एयर के अंदर क्या होता है कि उसका जो कॉलम है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है. इवन समंदर के बारे में भी हम ये कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि समंदर में भी नीचे जैसे जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी का वैल्यू कम होता है. तो इसलिए whenever this situation arises we'll have to take the help of integration here in this case, remember. Okay, अभी हम आगे की बात डिस्कस करेंगे. Suppose we want to find out the pressure in a special situation in which suppose there is a container, suppose एक कंटेनर है यहाँ पे, और मान लो कि उसके अंदर जब हम लिक्विड डाल देंगे तो वो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल रहेगा, बिल्कुल नो डाउट. चलो ठीक है, ये कंटेनर हॉरिजॉन्टल है, ओके. बट और सपोज यहाँ पे हमने इसका इसके अंदर अगर सपोज यहाँ पे हमने प्रेशर अगर अप्लाई किया, प्रेशर का अगर फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमको यहाँ का जो प्रेशर है, बॉटम का जो प्रेशर है वो उसके हाइट के हिसाब से मिल जाएगा.
अगर उसका हाइट मान लेते हैं h है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे रो जी एच इतना प्रेशर हमको मिलेगा, नो डाउट। ओके, बट अगर सपोज इस कंटेनर को हमने सपोज व्हील्स लगा दिए, और उन व्हील्स की वजह से अगर वो दौड़ना चालू करता है, सपोज दिस कंटेनर स्टार्ट्स मूविंग in the direction of x-axis, positive direction of x-axis, suppose like this. Okay, in this direction this container starts moving with an acceleration a, suppose, ठीक है, a इतने acceleration के साथ ये कंटेनर अगर भाग रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? सोचो ठीक से। How will you find out the pressure at any point? उससे पहले हम एक उसके दूसरा एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं। देखो ठीक से, अगर मान लो कि एक सिंपल सा सिचुएशन है दूसरा, वो पहले समझेंगे तभी तुमको ये और अच्छे से समझेगा। यस, ओके, देखो ठीक से यहाँ पे अगर Sir, you're mute. सर आपका माइक म्यूट है।
ओके, सपोज यहाँ पे एक पिस्टन है और यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया। ओके, एफ इतना फोर्स अप्लाई किया जिसके कारण कुछ प्रेशर डेवलप हो गया। मान लो कि पी इतना प्रेशर डेवलप हो जाता है सपोज, ठीक है, इसकी वजह से। तो आप देख सकते हैं आराम से, suppose the pressure at this point here will be P. Okay, because of that this pressure will be developed here in this in this whole liquid. तो इस पूरे लिक्विड के ऊपर वही प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा। तो इस तरह से, तो ये हम देख सकते हैं आराम से कि लिक्विड जो है हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, जो भी फोर्स अप्लाई होता है उस पूरे लिक्विड के ऊपर, तो वही यहाँ पे हम फोर्स के फॉर्म में काम करते हैं, और वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया गिव्स अस एक्चुअली द प्रेशर। ओके, okay, now we'll see if suppose this force acts on every particle. Suppose that for example this whole piston or this whole container is suppose revolved in the horizontal direction, horizontal circles like this. तो इस तरह से अगर इसको हमने रिवॉल्व करना स्टार्ट किया, ये जो पूरा पिस्टन है या ये टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर का लिक्विड हमने यहाँ से इस तरह से घुमाना चालू किया, तो उसमें क्या होगा? So every element will just rotate in the direction, in the horizontal direction, and because of that, every element will experience a outward force in this case. Correct है? तो एक outward force यहाँ पे काम करेगा जो कि centrifugal force कहलाता है। हमको पता है, if we consider one such element here, कोई भी एक element अगर यहाँ पे हम consider कर लेते हैं, समझो यहाँ पे एक element हमने assume कर लिया, ठीक है, जो कि center से यहाँ से सपोज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, x इतने डिस्टेंस पे है सपोज, देखो यहाँ से वो x इतने डिस्टेंस पे होगा सपोज, तो वो x जो डिस्टेंस बन गया है वो उसका रेडियस बन गया। करेक्ट है? और ये जो थिकनेस है उसका, तो वो dx मतलब वो उसका थिकनेस है। ठीक है, ये सपोज उसका थिकनेस है। अभी एक्चुअली वो बड़ा इतना बड़ा नहीं है, बट वी कैन कंसिडर दिस थिकनेस टू बी dx हियर। ओके, ये जो है इसको हमने dx बोल दिया है। ठीक है, अभी देखो कि इस dx के अंदर कितना मास आएगा, तो वो हम बोल सकते हैं dm will be the mass in this region. So according to that mass, some centrifugal force will be acting on it in this outward direction. तो ये जो centrifugal force इसके ऊपर काम करेगा वो कितना रहेगा, तो हम वो डिराइव कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो you can see the Fc will actually be equal to mr omega square. तो वहाँ पे m के बदले क्या आएगा, dm इंटू आर के बदले क्या रहने वाला है, x, और ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी है जो कि पूरे कंटेनर के लिए कांस्टेंट है। करेक्ट है? सो दिस इज गोइंग टू बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस, ओके, एंड एट द सेम टाइम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वी कैन फाइंड इट आउट। कौन सा एक्सेलरेशन के साथ वो इस तरफ जाएगा, तो वो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं आराम से। So that acceleration AC will be denoted, it will be denoted by AC, which will be obtained by just simplifying this FC, dividing this FC by dm. Correct है? Or we can call it as dfc actually better. So that is the small centrifugal force acting on that small element here. So it will be dfc upon dm, where this dm into x into omega square, it is divided by dm, so that this acceleration, centripetal acceleration in this case, happens to be simply x into omega square, because dm actually gets cancelled. Correct? So this centripetal acceleration here, or centrifugal acceleration here, will actually act as a gravity for all the elements inside this. तो यहाँ पे जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो है वो एक तरह से ऐसा एक ग्रेविटी के जैसे काम करेगा। जैसे हम देखते हैं कि जब कोई लिक्विड कंटेनर जो है वो हम यहाँ पे लेते हैं और उसके अंदर अगर कोई भी लिक्विड अगर रखते हैं इस तरह से, ये सपोज इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड भर के रखा है, तो उस लिक्विड के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स. At every point the acceleration due to gravity is directed vertically downwards, and that acceleration due to gravity is actually constant and it is denoted by g, and that's why we get the expression for the pressure. Actually the expression for the pressure is to be obtained as, देखो यहाँ पे अगर हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया तो उसमें ये प्रेशर का एक्सप्रेशन हमको यूज करना होगा dp by dx,
or we can say dp by dy, which must be equal to rho into g, correct? So that we can just take this dy in that side and get this dp is equal to what? Okay, so this dp will actually be equal to rho into g into dy. So if we integrate both of these equations, then rho and g are just constants, and that's why they can be taken out from this integral sign, and hence we can get the final expression, that is p2 minus p1 is equal to rho g into y का इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन क्या बनेगा y, और y मतलब ही h we can say, or we can say y to y minus y1 also. So in this way we can get this equation p2 minus p1 is equal to rho g y. This becomes the expression for difference in pressure in case of vertical motion or vertical direction. Okay, but here the similar situation is there, but only g is to be replaced by acceleration due to centrifugal force. तो centrifugal force की वजह से जो acceleration यहाँ पे काम करेगा वो यहाँ पे ac के बराबर है, जो कि x into omega square के बराबर होगा. और इसीलिए अगर यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं सपोज P1 है और यहाँ पे सपोज प्रेशर P2 है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि the rate of change of pressure dP by dx in this case here will actually be equal to rho, that is the density of liquid, multiplied by, जैसे यहाँ पे आपने देखा था rho into g. g मतलब क्या है यहाँ पे? acceleration due to gravity, but here the acceleration due to gravity is changed, it is ac now. So that's why we can use this dP by dx to be equal to rho into ac, where rho is the density of the liquid and ac stands for the acceleration due to gravity. And then we can just simplify this further so as to get it as dP is equal to rho into ac into dx. And then as we know that this ac is also a variable one, so it's a variable which depends on x and omega square in this way. So just we can put it here and get it as rho into x into omega square into dx. And then we can just integrate this equation between the limits p1 to p2. So here it is p1 and here it is p2, and integration of dp, which must be equal to rho x omega square dx, integration of that. So rho x omega square into dx. Okay, and then we can just simplify this still further and get this as integration of dp to be simply p from p1 to p2, which will become p2 minus p1 in the next step. Here rho and omega square are going to be constant, so can be taken out, and integration of x dx only will be left inside. And then if we solve this further, then we can get it as p2 minus p1 is going to be equal to rho omega square into integration of x dx, which is actually going to be x square upon 2, correct here? And hence we can say that this p2 is actually equal to p1 plus rho omega square x square upon 2. So this is the $1 million equation for finding the pressure in this such a case. Okay, तो देखो कौन से केस में हमने इक्वेशन ढूंढ के निकाला? Whenever the liquid is moving, rotating, अगर लिक्विड जो है वो रोटेट हो रहा है एक हॉरिजॉन्टल टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है तो वो यहाँ पे इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा. ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन, हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है it will be very very small than this AC, and that's why the AC will be dominated, and because of that only we can say that the effective acceleration due to gravity will be AC that is taken here. तो AC ही यहाँ पे ग्रेविटी के जैसा काम करेगा, और उसी की वजह से प्रेशर का जो वेरिएशन है वो x डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा. मतलब प्रेशर विल इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. जैसे जैसे हम ये x एक्सिस के अलॉन्ग दूर दूर जाते जाएंगे सेंटर से, तो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे इस बॉटम पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम प्रेशर काम करेगा जो कि P2 के बराबर रहेगा. और P2 जो है वो P1 से कितना ज्यादा रहेगा तो वो भी हमने यहाँ पे निकाला. तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये हमको मिल गया, जिसके अंदर P2 इक्वल टू P1 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 ये हमको मिला.
this is going to be the formula for finding the expression for the pressure in case of the at the bottom of a test tube which is rotating in this way, rotating in a circular orbit like this. तो यहाँ पे P1 मतलब क्या है? P1 can be the atmospheric pressure also. Okay, why? Because देखो P1 जो है, it has to be the atmospheric pressure because this end of this pipe is going to be open to the atmosphere. But if suppose some force is already applied here and P1 pressure is already applied here, then the pressure of P2 will be greater than P1 by that amount, by omega square x square upon 2, this much amount. Okay, तो इसलिए P2 का जो वैल्यू है वो रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इतने अमाउंट से P1 से ज्यादा हुआ करता है. ये हमको इसके अंदर समझना है. P1 can be atmospheric pressure or it may not be atmospheric pressure. If some additional pressure is already acting on this piston, then that pressure will also be counted, and P2 will be greater than P1 by this amount, which is already expressed in this formula, that is rho omega square x square upon 2. ओके, ये समझ में आएगा ठीक से? या इसमें कुछ डाउट है तो पूछो फटाफट. यस, ऑल ऑफ यू. अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. क्या क्या हमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाला और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी निकाला, और उसके बाद हमने उस एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के बदले यूज किया. राइट? यस. ओके, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट, सी यहाँ पे हमको फोर्स निकालना पड़ा. फोर्स क्यों निकाला हमने? क्योंकि फोर्स निकालने के बिना हमको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा. एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको फोर्स निकालना ही पड़ेगा. तो ये इस तरह से हमको कोई भी लिक्विड के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है तो वो फोर्स निकालना होता है, तभी जाके हमको एक्सेलरेशन मिल पाता है. तो कोई भी सिचुएशन के अंदर इन जनरल इफ वी कैन से, सपोज कोई भी एक सिचुएशन है, मान लो जिसमें सपोज कोई लिक्विड भरा हुआ है किसी कंटेनर के अंदर. ओके, ये मान लो एक कंटेनर है और यहाँ पे इस पूरे कंटेनर के ऊपर और लिक्विड के ऊपर कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं. ठीक है, कुछ फोर्सेस जो है वर्टिकल है, कुछ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल है. तो जितने भी सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल है तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे. करेक्ट है? उसको हम बोल देंगे ax. चलेगा? ax is the horizontal component of acceleration. Okay, yes, acceleration in a horizontal direction is going to be ax. Okay, and at the same time, if suppose some forces are acting in the vertical direction, so all those forces will produce a vertical acceleration of this body, which will be denoted by ay. Okay, ay. And here this ax will be responsible for rate of change of pressure along x-axis. So we can construct a simple equation, that is dp by dx along x-axis will be actually equal to rho into ax. समझा ठीक से? And at the same time dp by dy, मतलब rate of change of pressure with respect to y कोऑर्डिनेट, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है वो कितना एक्चुअली रहेगा? सो इट विल बी रो इनटू ay. एंड जस्ट बाय इंटीग्रेटिंग दिस टू इक्वेशंस वी कैन जस्ट इजीली फाइंड आउट द डिफरेंस इन प्रेशर इन दिस केस. तो ये इक्वेशंस याद रखो अच्छी तरह से, रो ax इनटू dx, और यहाँ पे dp का जो इंटीग्रेशन है ये हम कर सकते हैं आराम से. तो इट विल बी एक्चुअली रो इनटू ay इनटू dy. ओके, so these are the two general equations for the finding the rate of change of pressure with respect to x and y here. Okay, now just consider this situation once again which we are about to talk. Okay, so here suppose that this liquid is filled in this container or this trolley
and suppose that this trolley is moving with some acceleration in the horizontal direction. Okay, एक horizontal direction में a इतने acceleration के साथ ये trolley move कर रहा है suppose, ठीक है। तो अभी ऐसे केस में होता क्या है ना, तुमने देखा होगा कई बार कि ये जो लिक्विड है, this liquid just tilts and this whole situation just becomes like this. तो ट्रॉली मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है, और ओके, सो लिक्विड का जो कॉलम है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, हम देख सकते हैं आराम से। यस, मतलब अगर वो पहले ऐसा था, बट लिक्विड का जो कॉलम है वो इस तरह हो जाता है, इट बिकम्स टिल्टेड लाइक दिस, in this way. Why it happens, and how can we find out the angle made by this liquid column with this horizontal here? तो पहले जैसा वो था उसके साथ उसका अभी एंगल कितना बन रहा है वो कैसे ढूंढ के निकालेंगे, और कितने हाइट पे वो जाके चढ़ता है वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक हमारे पास है, देखो ठीक से। देखो, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस होल लिक्विड हियर। if you consider any one element here on the liquid, then what are the forces acting on this liquid? We can see clearly, one is the gravitational force, that is m into g. Actually it should be dm into g. Why? Because वो जो element है यहाँ पे, तो इस element के ऊपर दो forces काम कर रहे होंगे। एक तो gravitational force जो कि हम dm into g से इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। ओके, और एट द सेम टाइम इस एक्सेलरेशन की वजह से एक सीडो फोर्स उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। सीडो फोर्स which will be acting in this horizontal direction, in the direction away from this acceleration, मतलब इस acceleration के opposite direction में ये सीडो फोर्स काम करेगा। वो तो हमको ऑलरेडी पता है कि acceleration के opposite direction में ही सीडो फोर्स काम करता है हमेशा, तो इसलिए वो सीडो फोर्स कितना होगा, dm into a। okay, now these two forces will actually produce two accelerations। okay, one will produce the acceleration in the vertical direction, and other will produce acceleration in the horizontal direction। so vertical direction में जो acceleration produce होगा उसको हम ay बोल सकते हैं, और horizontal direction में जो acceleration produce हो रहा है उसको हम simply ax बोल सकते हैं आराम से, no doubt। so here in this case the acceleration in horizontal direction will be responsible for rate of change of pressure in horizontal direction। so dp by dx will actually be equal to a into x बोल सकते हैं ऐसा, देखो ठीक से। and at the same time here dp by dy, so rate of change of pressure with respect to y coordinate here will be responsible, will be equal to g into x actually, क्योंकि g is the vertical acceleration, ठीक है। ये तो force है ना, this can be denoted as fx, you can say, sorry, fy you can say, and this can be expressed as fx। okay, fx stands for the force along x-axis, and this fx will be actually equal to dm into a। so if we take this dm in this denominator here, then we get this fx upon dm to be simply equal to a, which is the acceleration along horizontal direction, which will be responsible for rate of change of pressure along horizontal direction along x-axis। and here this fy is actually the force along vertical direction। so if we take this dm in the denominator here, then we can get this fy upon dm is equal to g, करेक्ट है। जिसका मतलब है कि यहाँ पे acceleration in vertical direction और y axis direction will be actually g, and this acceleration will be responsible for the rate of change of pressure along y direction here। तो इसलिए इसको हमने g into x बोलना चाहिए या y बोलना चाहिए, यहाँ पे y आना चाहिए कि नहीं, yes। okay, so it will be y here। चलो
ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इसको हमने dx को उस तरफ लेके गए तो dp क्या बनेगा हमारा, देखो ठीक से, सो dp becomes actually equal to a into x into dx, right? And here dp will become actually equal to g into y into dy. Yes, and now अरे सॉरी सॉरी सॉरी, x नहीं, रो एक्चुअली, yes, okay, now if we integrate this equation then we can get that, देखो यहाँ पे इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो हमको क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dp will actually be equal to integration of a rho dx, and because of that this dp मतलब जो डिफरेंस इन प्रेशर जो है तो उसको हम डेल्टा पी भी बोल सकते हैं, so that will actually be equal to a into rho is a constant and dx will be the, अच्छा अब यहाँ पे डायग्राम पे भी देखो थोड़ा सा ठीक से, तो ये जो डिस्टेंस है ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, तो उसको अगर हम सपोज कुछ बोल देते हैं, मान लो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस l है, यहाँ से लेके यहाँ तक l है, और समझो कि इसका जो ये जो पहला ही वाला जो ओरिजिन हाइट था वो अगर मान लेते हैं h था, ठीक है, और ये जो हाइट है ये इसको हम बोल देते हैं सपोज h1, ये है सपोज h1 एंड हियर इट इज h2 सपोज, ये जो छोटा वाला हाइट है वो h2 है सपोज, ठीक है। तो अभी देखो, सो व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ dx इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एलिमेंट का लेंथ है उसका इंटीग्रेशन तो l बनेगा, इसलिए उसको हम बोल सकते हैं dp इज इक्वल टू a रो इंटू l, so see here a rho into l, this will be the change in pressure in the horizontal direction, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर बनता है और यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, कोई भी दो पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लेवल पे कंसीडर कर लो, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट सपोज फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, रो जी एल के बराबर, करेक्ट है, यस। और इसी के साथ साथ कोई भी पॉइंट, हाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये दो पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है ना ये भी रो जी एल के बराबर ही होगा, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ये दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस भी रो जी एल के बराबर होगा, इवन ये दोनों पॉइंट्स के बीच में का प्रेशर डिफरेंस भी रो जी एल के बराबर होगा, कोई भी दो पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लेवल पे कंसीडर कर लो उनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो रो जी एल के बराबर होगा, नो डाउट। चलो ठीक है, अभी ये वाला इक्वेशन इंटीग्रेट करो, इसको अगर इंटीग्रेट करते हो तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dp which is going to be equal to integration of g into rho into dy, where integration of dp can be written as delta p, which is going to be actually rho g is a constant, can be taken out, and integration of dy will actually be the sum of all the length of all the elements vertically, तो वर्टिकल जो लेंथ है एलिमेंट्स का तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो देखो यहाँ से अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर तो वो यहाँ पे h2 रहेगा, ये जो डिस्टेंस है, तो और ये h2 को अगर हम h1 में से माइनस कर देते हैं तो h1 माइनस h2 मिलेगा, and that will be the maximum vertical distance integration of this maximum vertical distance here, that is integration of dy, so we can say that delta p will actually be equal to rho g into h1 minus h2, it's that simple, okay, so this is the formula for finding this change in pressure in this case, okay, in the vertical direction, तो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर का चेंज इतना रहेगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर का चेंज इतना रहेगा, और ऑब्वियसली कोई भी दो पॉइंट्स जो वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टली सेम डायरेक्शन में है,
मतलब समझो ये दो पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, जो कि वर्टिकली सेम हॉरिजॉन्टली सेम पॉइंट्स पे है, बट वर्टिकल डिस्टेंस उनके बीच में जो है वो h1 माइनस h2 है, तो इसलिए उसके हिसाब से उनके बीच में जो डिफरेंस इन प्रेशर है वो उतना रहेगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन और एक बात हम समझ सकते हैं आराम से कि ये जो सरफेस है, सरफेस ऑलवेज ट्राइज टू बी परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये बात पता है सभी को? ये देखो, ये मैंने सरफेस टेंशन में भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो सरफेस है लिक्विड का, ये देखो, सपोज द सरफेस ऑफ लिक्विड इज लाइक दिस, ये सपोज लिक्विड का सरफेस है, ठीक है। और ये मान लो लिक्विड है, ओके। तो अभी इसमें जो फोर्सेस काम करते हैं इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, तो वो हमको पता है ऑलरेडी। एक थे ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा सीरो फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो कि ma के बराबर है। a इज द एक्सेलरेशन, ओके। अभी इन दोनों का जो रिजल्टेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में, डायगोनल के डायरेक्शन में काम करेगा। जो पैराग्राम का जो डायगोनल होगा ही नहीं, उस डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट काम करेगा। और इस रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर रहने के लिए ये जो सरफेस लिक्विड का जो है वो ऐसा बनेगा। सो द सरफेस ऑफ लिक्विड विल ट्राई टू रिमेन परपेंडिकुलर टू दिस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लिक्विड, होल लिक्विड। सो इसलिए जो एंगल लिक्विड का सरफेस इस हॉरिजॉन्टल के साथ करेगा, तो उसको अगर हमने मान लो यहाँ पे थीटा बोल दिया, सपोज ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये थीटा एक्चुअली इस सरफेस के लिक्विड के सरफेस का परपेंडिकुलर और वर्टिकल, इन दोनों के बीच में भी उतना ही एंगल रहेगा। ये एंगल भी जरूर थीटा रहेगा, समझ सकते हो क्यों? और उसकी वजह से अब ये देखो यहाँ पे ये जो mg है, ma इज गोइंग टू बी द हॉरिजॉन्टल साइड। ये जो साइड है हॉरिजॉन्टल साइड ma है, और ये mg मतलब उसका वर्टिकल साइड है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हमने tan थीटा यूज किया, देखो ठीक से, tan थीटा हाउ मच इट विल बी? So tan theta will actually be equal to opposite side upon adjacent side, right? Opposite side कितना है? ma के बराबर है, तो ये ma यहाँ पे लग गया, और adjacent कितना है? mg है, इसलिए यहाँ पे mg लग गया, जिसके कारण यहाँ पे mm कैंसिल हो जाएगा और हमको बचेगा tan थीटा जो कि इक्वल टू a अपॉन g, इस तरह से। So tan theta is equal to a upon g, and this tan theta can also be found out by using this diagram। तो इस डायग्राम के अंदर tan थीटा निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, देखो ठीक से। If you want to find out the tangent of this angle here, then we can find out this by using the opposite side, where opposite side is going to be this y2 minus y1, right? Or h1 minus h2, right? And that is to be divided by this adjacent side, which is actually going to be this L here, right? So therefore, tan theta can be found out in this way, that is opposite side upon adjacent. So we can say that this tan theta is actually going to be equal to h1 minus h2 that is opposite side upon adjacent side, which is L simply. And if we equate these values of tan theta from both equations here, ये दोनों इक्वेशंस में से जो tan theta के जो वैल्यूज है वो अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? सिंपली a upon g is equal to h1 minus h2 upon L, and we can just write this as a is equal to h1 minus h2 upon L into g, and using this equation we can get the angle theta also. So as we can see, tan theta फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। और थीटा अगर दिया है
तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, या अगर थीटा नहीं दिया है तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आराम से, नो डाउट। चलो ये तीनों फॉर्मूले जो कॉपी करके लो फटाफट, एंड these three formulae are to be used in this situation when liquid is moving already in some direction, okay? अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के साथ अगर वो लिक्विड मूव करता है तो वो लिक्विड कौन सा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वो निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एंड अगर इस फिजिकल हाइट अगर इस कंटेनर का दिया हुआ है तो उसके हिसाब से फिर ये लिक्विड जो है वो ओवरफ्लो होगा या नहीं होगा वो भी हम पता कर सकते हैं। ओवरफ्लो कभी होगा, अगर लिक्विड का जो एक्सपेक्टेड हाइट है तो वो अगर सपोज इससे ज्यादा होता है, मतलब इस कंटेनर के हाइट से अगर ज्यादा है तो उस केस में वो ओवरफ्लो हो जाएगा और गिर जाएगा पीछे तरफ। और अगर वो हाइट जो है वो सफिशिएंट है, उसका लिक्विड का जो एक्सपेक्टेड हाइट है ये एंगल के हिसाब से, वो अगर उससे उससे कंटेनर का हाइट अगर ज्यादा है तो उस केस में वो लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होगा, वो उसके अंदर ही रहेगा। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो इसके ऊपर पूछ सकते हैं, नो डाउट। ओके, तो अभी ऐसा करेंगे कि ये जो टॉपिक हमने आज किया, ठीक है, ये टॉपिक सिर्फ आज का जो टॉपिक हमने किया सिर्फ उसी के ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज मैं आपको इसके अंदर देता हूँ, ठीक है, आपके ऐप के अंदर मैं आज भेजता हूँ, तो वो आपको सॉल्व करने हैं और कल तक वो सॉल्व करके रखनी है, ठीक है, कंपलसरी। सो ठीक है, जो टॉपिक हमने आज देखा उसमें अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछो। सो आई एम गोइंग टू put some questions or some MCQs based on this topic which we have to study today, so that we have to solve. Okay, अगर उसमें भी कुछ डाउट है तो कल पूछ सकते हो, बट यू हैव टू ट्राई देम ऑन योरसेल्फ टुडे। ओके, आज ही उसको ट्राई करो। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।